नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा। आज आपको बीए पार्ट 3 राजनीति विज्ञान की पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के शीर्षक टॉपिक भारत की विदेश नीति। इससे पहले हमने दो देशों की विदेश नीति के बारे में अध्ययन किया। हमने कौन कौन से दो देशों के बारे में अध्ययन किया? एक हमने साम्यवादी चाइना की विदेश नीति के बारे में अध्ययन किया और दूसरा हमने संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन किया। यानी एक जो विश्व की विदेश नीति थी वो पूंजीवाद की ओर अग्रसर थी और दूसरी जो विदेश नीति थी वो साम्यवाद की ओर अग्रसर थी। और आज हम इनके जो अगेंस्ट अध्ययन करते हैं, दोनों के अगेंस्ट, यानी भारत की जो विदेश नीति है न तो साम्यवाद की है और न पूंजीवाद की है। भारत की विदेश नीति जो है वो गुट निरपेक्षता की नीति है। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता। भारत किसी भी गुट के साथ नहीं शामिल है। भारत की अपनी खुद की एक पृथक नीति है, पृथक विदेश नीति है। भारत की विदेश नीति इसलिए भी विश्व में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा बड़ा देश है। यानी हम बात करते हैं भारत उन 7 विशाल देशों में से जिनका विशाल भूभाग है, विशाल जनसंख्या है। तो इसलिए जब दोनों चीजें बड़ी हो, दोनों वस्तुएं बड़ी हो, भूभाग बड़ा हो, जनसंख्या बड़ी हो, तो विदेश नीति विश्व की राजनीति पर प्रभाव डालती है। हालांकि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व 1947 से पूर्व खुद की कोई विदेश नीति नहीं थी क्योंकि भारत देश ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। परंतु विश्व मामलों में भारत एक सुदीर्घ परंपरा रही है। इसका सांस्कृतिक अतीत और इस अत्यंत गौरवमय रहा न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपितु दूर दूर के देशों के साथ भारत का सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान होता रहा है। आज भी अनेक पड़ोसी देशों पर इसकी सांस्कृतिक छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शीत युद्ध जब समाप्त होने के बाद दोनों देशों का जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय विदेश नीति मूलभूत बदलाव से गुजरी। आज भारत की विदेश नीति कहीं अधिक यथार्थवादी और भारत के हितों को साधने वाली नीति है। नीतिकारों ने काफी दक्षता से कदम बढ़ाते हुए अमेरिका के रिश्ते बेहतरीन किए हैं, चीन के साथ तनाव कम किया है, लंबे वक्त तक अपेक्षित रहे दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों की ओर रुख किया। इजराइल के साथ रिश्तों में बदलाव आया है। सोवियत संघ के विघटन के बाद शक्ति के समर्थन में आई कमी के बाद परमाणु तथा प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रमों में तेजी से बढ़ाया। 1998 में भारत सरकार ने 5 परमाणु परीक्षण किए। विभिन्न विचारधाराओं की सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों में देश की उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था को अप्रासंगिकता से होने से उन्होंने बचाया। उन्होंने कहा अप्रासंगिक से हमें प्रासंगिक होना है, चाहे उसकी कमियां रहे। नेक्स्ट है, ये तो था भारत की विदेश नीति। हम बात कर रहे थे भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति क्यों महत्वपूर्ण है कि भारत के पास विशाल भूभाग है, भारत के पास विशाल भूभाग है और विशाल जनसंख्या है। इसलिए विश्व में भारत अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ता है। दूसरा इसमें टॉपिक करते हैं विदेश नीति के उद्देश्य। विदेश नीति के उद्देश्य, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, इस बात में हम चर्चा करेंगे। इस बात में हम बात करेंगे उद्देश्य या आदर्श, आइडियोलॉजी क्या है। देखिए, भारत की विदेश नीति का रूपरेखा स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में
एक प्रेस सम्मेलन में कहा था, प्रेस वक्तव्य में कहा था, विदेशी संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहने के लिए गुट निरपेक्षता को अपनाते हुए विश्व के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने तथा जातीय भेदभाव की नीति का सुदृढ़तापूर्वक उन्मूलन करने का प्रयत्न करेगा। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जो व्यवस्था है इसमें हम पूर्ण रूप से विजय नहीं प्राप्त कर पाए। साथ ही यह दुनिया के शांतिपूर्ण राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रचार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का कथन आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ। भारत की विदेश नीति के मूल बातों का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 मूल बातों का आदर्श है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 जहां अपने मूल कर्तव्यों की बात की गई है, जहां हमने मूल कर्तव्यों की बात की गई है, अनुच्छेद 51 में कर दिया गया है, जिसके अनुसार राज्य यानी भारत देश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देगा। राज्य यानी भारत देश राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य यानी भारत देश अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करेगा तथा राज्य अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सब झगड़ों को पंच निर्णयों को निपटाने की नीति को बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति के जो उद्देश्य है उनका वर्णन हम निम्नानुसार कर सकते हैं। नंबर 1 ऊपर वाली बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयत्न करें। नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने में मध्यस्थता द्वारा निपटाने की नीति का प्रोत्साहन करेगा। नंबर 3 सभी राष्ट्रों और राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखेगा। नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखेगा। नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय गुटबंदियों सैनिक समझौतों से अपने को पृथक रखना, ऐसी गुटबंदियों को प्रोत्साहित करना। नंबर 6 उपनिवेश चाहे वह किसी भी प्रकार का हो उसका विरोध करना। नंबर 7 प्रत्येकवाद की साम्यवादी धारणा को निरुत्साहित करना, प्रत्येकवाद की साम्यवादी धारणा को कमजोर करना। और नंबर 8 इस प्रकार हमने 7 की बातें की। नंबर 8 उन देशों की जनता को सक्रिय सहायता करना है, उन देशों को हमें सहायता करना है जो उपनिवेशवाद की शिकार है, जो जातिवाद की शिकार है, जो साम्राज्यवाद से पीड़ित है। नंबर 9 भारत की आशंकाओं, आवश्यकताओं, राष्ट्रीय हितों, हित चिंतनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में समझ बूझ तथा समर्थन विकसित करना, आपसी विश्वास और सम्मान के संबंधों का निर्माण करना। नंबर 10 सभी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उद्योग, निवेश, प्रौद्योगिकी के अंतरण, अन्य कार्यमूलक क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक आधारित परस्पर लाभ पर सहयोगी तथा विकसित करना। इस प्रकार प्रयोजनार्थ व्यापार व्यवसायिक संपर्क है उसमें अपनी सक्रिय भूमिका के रूप में सक्रिय रूप से सहज बनाने के लिए भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य है। नंबर 11 बात करते हैं। नंबर 11 सभी देशों के लोगों में सृजनात्मक भावनाओं को उन्मूलन करने के लिए प्रेरणा के रूप में लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उद्देश्य को समन्वयबद्ध करना। इसमें लोकतंत्र के पक्ष में सार्वभौमिक सामंजस्य, शांति और विकास को अनिवार्य रूप में बनाए रखना, विकास के लिए अनिवार्य भूमिका बनाए रखना। इस प्रकार से हम जो बात कर रहे हैं ये बात 12 नंबर पर आती है, द्विपक्षीय सपक्षीय संबंधों में सहयोग करना। नंबर 13 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष जो जटिल समस्याएं आ रही है, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, एक पक्षीय हो, द्विपक्षीय हो, दो देशों के बीच की समस्या हो, इन सब समस्याओं के लिए भारत अपनी विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत अपनी विदेश नीति को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ा रहा है। इसी प्रकार इनमें बात करते हैं तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को, बहुपक्षीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रचनात्मक कार्य करना, अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं उसमें शांति और सुरक्षा के संबंधित विशेषकर मामलों में समान सुरक्षा के साथ साथ सार्वभौमिक भेदभाव सहित स्वरूप में निःशस्त्रीकरण, न्यायोचित तर्कपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, सार्वभौमिकीकरण, पर्यावरण, जन स्वास्थ्य, आतंकवाद, विभिन्न रूपों में अतिवाद, सूचना क्रांति, संस्कृति और शिक्षा आदि शामिल है।
नंबर 14 आता है भारत की विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकता और केंद्र। प्रमुख प्राथमिकता और केंद्र बिंदु दक्षिण एशिया में अपने देशों के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना है। इसीलिए दक्षिणी एशिया के देशों ने मिलकर सार्क का गठन किया था। इन क्षेत्रों में स्थायी विश्वास, सूझबूझ का वातावरण तैयार करने के लिए सहयोग करना। इन जो हमने 14 उद्देश्यों की बात की, हमने 1 से 14 उद्देश्यों की बात की, हमने 1 से 14 उद्देश्यों की जो बात की है, उन बातों में ये स्पष्ट होता है कि भारत की विदेश नीति में मैत्रीपूर्ण संबंधों, शांति तथा समानता के सिद्धांतों का सर्वाधिक महत्व दिया है। भारत ने न्याय के आधार पर सभी के साथ सहयोग, सद्भावना की नीति चलने का निश्चय किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ बनाए हैं: शांति, मित्रता और समानता। शांति, मित्रता और समानता। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, भारत की विदेश नीति के निर्माण करना। भारत की विदेश नीति के निर्माणक तत्व। भारत की विदेश नीति को निर्माण करने वाले कौन कौन तत्व है, उन तत्वों की हम बात करते हैं। नंबर 1 आता है भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्व हमने चाइना के और रूस के में भी पढ़ा। जो निर्णायक तत्व है उसमें भौगोलिक तत्व उन देशों की भी नीति में निर्माण तत्वों में था। भारत में भी भौगोलिक तत्व है। भौगोलिक तत्व विदेश नीति के निर्माण में किसी भी देश की भौगोलिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण तत्व है। डॉक्टर के.एम. पणिकर के अनुसार उन नीतियों के लक्ष्य भौगोलिक सुरक्षा होती है जिनका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व से हुआ। एक अन्य स्थान पर परिणकर लिखना है, ये समझना कठिन नहीं है कि भूगोल का सुरक्षा से कितना गहरा संबंध है। चूंकि हर देश की भौगोलिक विशेषता मूलतः कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए प्रत्येक देश की विदेश नीति का एक कुछ स्थायी पहलू है। वास्तव में ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि विदेश नीति भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, किसी भी देश की नीति उसके भूगोल को निर्धारित करता है। डॉक्टर एयरसन का भी मत है कि समझौते तोड़े जा सकते हैं, संधियां भी एक तरफा समाप्त की जा सकती है, परंतु भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। भारत के संदर्भ में उपयुक्त बातें सही है। भारत की विदेश नीति के निर्माण में भारत का आकार, एशिया और उसकी विशेष परिस्थिति, दूर दूर तक फैली भारत की सामुद्रिक तथा पर्वतीय सीमाएं विशेष स्थान रखता है। भारत के उत्तर में भारत के उत्तर में साम्यवादी गुट के 2 प्रमुख देश पूर्व सोवियत संघ तथा चाइना बिल्कुल समीप है। भारत के एक छोर पर पाकिस्तान है, दूसरे छोर पर उसकी समुद्री सीमाएं, समुद्र से घिरी सीमाएं हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी लंबी सीमाओं की सुरक्षा भारत के लिए मुख्य चिंता का विषय था। यदि भारत साम्यवादी गुट में सम्मिलित हो जाता तो समुद्री सीमाओं पर खतरा उत्पन्न हो जाता, क्योंकि पश्चिमी गुट अपनी नौ शक्ति के कारण हिंद महासागर पर दबा था। यदि भारत पश्चिम गुट में शामिल हो जाता तो उत्तरी सीमा में साम्यवादी राष्ट्र उसके लिए स्थायी खतरा उत्पन्न कर सकते। इन भौगोलिक परिस्थितियों ने विदेश नीति की दृष्टि से भारत के लिए ये उचित ये था कि दक्षिण में समुद्री सीमा सुरक्षित बनाए रखने के लिए ब्रिटेन से मैत्रिक संबंध बनाए रखे और उत्तर में अपनी सुरक्षा के लिए साम्यवादी देशों के अनुकूल संबंध बनाए रखने की चेष्टा की। हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा हित यह है कि यहाँ स्वतंत्र और शांति का क्षेत्र बना रहे। भारत इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ब्रिटेन इस क्षेत्र में हट जाने में किसी प्रकार की शांति शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। भारत की यही धारणा है कि यदि कोई शून्यता उत्पन्न हो गई तो हिंद महासागर तटवर्ती राज्य इस शून्यता को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। भारत डियागो गार्गिया में सैन्य अड्डों का उतना ही विरोधी है जितना वह इस क्षेत्र में सोवियत प्रभाव का विरोधी है। भारत की धारणा है कि इस क्षेत्र में महाशक्तियों की गतिविधियां बढ़ जाने से उसकी सीमाओं तथा व्यापार को खतरा उत्पन्न हो जाता है। मार्च 1997 में भारत तथा 13 अन्य देशों के हिंद महासागर तटवर्ती देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन के गठन की घोषणा की। वस्तुतः भूमंडलीकरण के एक तरफा दबाव के प्रतिकार
हिंद क्षेत्र का उद्भव हुआ। भारतीय दक्षिण तथा विकासशील देशों के सहयोग बढ़ाने के बीच संगठन सिद्ध होता है। भारत भविष्य में किसी भी हिमालय पर्वत, हिंद महासागर तथा अन्य 2 पूर्वी पश्चिमी समुद्रों की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय परिवहन, व्यापार तथा विशेष रूप से भारतीय सुरक्षा इन्हीं पर निर्भर है। ये है भौगोलिक तत्व जिनमें भारत इस बात का भी ध्यान रखता है कि अपना पर्वतीय क्षेत्र भी बचाया जा सके और अपना समुद्री क्षेत्र भी बचाया जा सके। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र के उत्तर की ओर जो साम्यवादी देश है उनसे भी संबंध ठीक रखना चाहता है, और समुद्री क्षेत्र में जो पश्चिमी देश है उनसे भी संबंध ठीक रखना चाहता है। नंबर 2 है गुटबंदियां। गुटबंदियां जब भारत स्वाधीन हुआ था तो विश्व 2 भागों में बटा हुआ था। विश्व के 2 गुट थे, एक साम्यवादी गुट था जिसका नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, दूसरा हमारा पूंजीवादी गुट था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। पर भारत इन दोनों गुटों से दूर रहा। अमेरिका और सोवियत संघ का मनमुटाव इतना अधिक बढ़ गया था कि मनमुटाव शीत युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया था। शीत युद्ध की इस राजनीति में भारत क्या करता, या तो गुटों से पृथक रहता या मिल जाता। भारत ने गुटों से पृथक रहना ठीक समझा, क्योंकि दोनों गुटों के बीच सेतुबंध का कार्य करना चाहता था। भारत के साथ तटस्थता, असंलग्नता नीति के अपनाने के का प्रधान कारण यही था कि विश्व के दोनों गुटों में से किसी के साथ न बनने से भारत को कोई हानि नहीं हुई। उसका हित दोनों गुटों के मध्य तनाव में कमी होने में नहीं था, क्योंकि एक विश्व गुट भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देता और उसका आर्थिक सहूलियत प्राप्त करने का सौपन छिन्न भिन्न हो जाता। असंलग्नता की नीति उन दोनों गुटों के मध्य मध्यस्थता कार्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव करने में सहायता देने के लिए योग्य बनाती है। नंबर 3 विचारधाराओं का प्रभाव। विचारधाराओं का प्रभाव भारत की विदेश नीति के निर्धारण में शांति और अहिंसा पर आधारित साम्यवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा है। इस विचारधारा से प्रभावित होकर ही संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशों के तत्वों में विश्व शांति की बात की गई है। हडसन लिखते हैं कि गांधी के शांतिवाद ने देश को यह भरोसा दिलाया कि विश्व में शांति के समझौते स्थापित कर सकती है, न कि रक्षात्मक गठबंधन सहिष्णुता के रक्षात्मक गठबंधन को संगठन बनाने में भारत का कर्तव्य है कि विरोधी पक्षों से अलग रहे, उनके मध्यस्थता के कार्य करे। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित तथा अशोक द्वारा प्रचारित अहिंसा की संकल्पना, अकबर और शिवाजी द्वारा प्रदर्शित सहिष्णुता की भावना भारत की विदेश नीति को बराबर प्रभावित कर रही है। भारतीय विदेश नीति अरविंद टैगोर, एम.एन. राय के मानवतावादी विचारों को भी प्रतिबिंबित करती है। भारत झंडे में अशोक चक्र का इस बात का सूचक है कि भारत विश्व में शांति और मित्रता का स्थापित करना चाहते हैं। नंबर 4 है आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव है जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बने। आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ होता है। पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर सकते थे। भारत उनके विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता का भी इच्छुक था। इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण बर्ताव करना आवश्यक था। वह किसी भी एक गुट में बंध नहीं सकता था। गुटबंदी से अलग रहने के कारण उन्हें दोनों गुटों में आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलती रही, क्योंकि कोई भी गुट नहीं चाहता था कि भारत दूसरे गुट के प्रभाव क्षेत्र में आ जाए। नंबर 5 है सैनिक शक्ति। सैनिक शक्ति भारत की विदेश नीति में सैनिक शक्ति भी महत्वपूर्ण योगदान किया। सैनिक शक्ति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सैनिक शक्ति में भारत शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था। अपनी रक्षा के लिए अनेक दृष्टियों से पूरी तरह विदेश पर निर्भर था। भारत में दुर्लभ सैनिक शक्ति उसे इस बात के लिए बाध्य करती थी कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री बनाए रखी जाए। प्रारंभ में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। उसका यही राज था कि सैनिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन पर निर्भर था। नंबर 6 है पंडित नेहरू का व्यक्तित्व। भारत की विदेश नीति में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का व्यक्तित्व भी प्रभावित करता है। पंडित नेहरू का व्यक्तित्व, पंडित नेहरू का व्यक्तित्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे बल्कि देश के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। उनके व्यक्तित्व की छाप विदेश नीति के हर पहलू पर झलकती है। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फासिस्टवाद के विरोधी थे। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने के प्रबल समर्थक थे। वे महाशक्तियों के संघर्ष में भारत की असंलग्नता की नीति को सर्वोच्च मानते थे। वे उन्हीं विचारों के अनुरूप भारत की विदेश नीति को ढाला और आज उसका जो कुछ भी रूप है वो पंडित नेहरू के विचारों का मूर्त रूप है। स्वयं पंडित नेहरू इसे नहीं मानते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि भारत की विदेश नीति का कहना सर्वथा भ्रांतिपूर्ण है, उनकी गलत है। मैंने केवल इसी नीति का शब्दों में प्रतिपादन किया है, मैंने इसका आविष्कार नहीं किया। भारतीय परिस्थितियों को कुछ है। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये विश्वास है कि भारत विदेशी मामलों की बागडोर यदि किसी अन्य व्यक्ति या दल के हाथ में होती तो विश्व की नीति वर्तमान नीति से कुछ भिन्न होती। नंबर 7 राष्ट्रीय हित। नंबर 7 राष्ट्रीय हित। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय नीति की सुरक्षा होती है। भारत की विदेश नीति का भी ध्येय यही है। भारत का राष्ट्रीय हित क्या है यह निर्धारित करना आसान नहीं। भारत की 2 प्रकार की राष्ट्रीय हित है। एक स्थायी राष्ट्रीय हित जिसमें देश की अखंडता, सुरक्षा और अस्थायी राष्ट्रीय हित। स्थायी हित है देश की अखंडता और सुरक्षा, और अस्थायी हित है जैसे खाद्यान्न, विदेशी पूंजी, तकनीकी विकास। अब भारत यदाकदा विदेशी नीति में विरोधाभास दिखाई देता है। इस बात को सिद्ध करता है कि भारत की नीति राष्ट्रीय हितों का बड़ा स्थान है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में पश्चिमी एशिया के संकट इजराइल के बजाय अरब देशों में समर्थन किया। गुटनिरपेक्ष होते हुए भी 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ एक 20 सूत्रीय संधि की। भारत की विदेश नीति दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध है, परंतु राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ की भर्त्सना की थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 14 जनवरी 1900 इस प्रस्ताव के मतदान में हिस्सा नहीं लिया था जिसमें अफगानिस्तान में विदेशी सेनाओं को तत्काल बिना शर्त और पूर्ण वापसी की बात कही गई थी। भारत ने 5 जून 1987 को मानवीय आधार पर श्रीलंका के जालपा पीड़ित लोगों को हवाई अड्डे में पहुंचने की सहायता दी। इस प्रकार हमने आज जो टॉपिक की भारत की विदेश नीति के 3 तत्वों की बात की। भारत की विदेश नीति के उद्देश्य जिनका वर्णन हमने 1 से 14 बिंदुओं में किया। भारत की विदेश नीति के निर्माण तत्व, इसमें निर्माण तत्व तो बहुत सारे हैं, किंतु वर्तमान में भी सिर्फ आज हमने 7 तत्वों की बात की। भौगोलिक तत्व, गुटबंदियां, विचारधाराओं का प्रभाव, आर्थिक तत्व और सैनिक शक्ति, पंडित नेहरू का व्यक्तित्व और राष्ट्रीय तत्व। थैंक यू, धन्यवाद। मास्क का प्रयोग कीजिए, 2 गज की दूरी रखिए, कोरोना से बचाव कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।